नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से दुनिया में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। कई देश अमेरिका को तल्ख तेवर दिखा रहे हैं। सऊदी अरब ने तो अमेरिका को करारा जवाब देते हुए इजरायलियों को अलास्का प्रांत में बसाने की बात करते हैं। वहीं ट्रंप एक के बाद एक देशों से दुश्मनी मोल लेते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को मिली सुरक्षा मंजूरी भी रद्द कर दी। तो ट्रंप के फैसलों से दुनिया में मची उथल पुथल पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पाकिस्तान में पीटीआई की रैली में शामिल हुए हजारों लोग, शहबाज सरकार की बड़ी मुश्किल। बांग्लादेश में अवामी लीग के नेता के घर हमला, यूनुस सरकार ने चलाया ऑपरेशन डेविल हंट। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया की सबसे खतरनाक नदियों। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने पूरी दुनिया में चिंताजनक हालात पैदा कर दिए हैं। खासकर गजा को खाली करवाने के उनके प्रस्ताव को लेकर हर तरफ नाराजगी देखी जा रही है। मुस्लिम देश भड़के हुए हैं और अब सऊदी अरब ने ट्रंप के ही अंदाज में उन्हें जवाब भी दे दिया है। सऊदी अरब की शूरा परिषद के सदस्य बिन त्राद अल सादून ने ट्रंप के इस सुझाव का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजरायलियों को अलास्का और बाद में ग्रीनलैंड में बसाना चाहिए। अल सादून ने मिडिल ईस्ट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के नजरिए की कड़ी निंदा की और कहा कि विशेषज्ञों की सलाह को अनदेखा करने और बातचीत को खारिज करने से खराब फैसले ही आते हैं। अल सादून ने कहा कि अमेरिका की आधिकारिक विदेश नीति संप्रभु जमीन पर अवैध कब्जा करने और उसके निवासियों का जातीय सफाया करने की कोशिश करेगी। ये इजरायल का नजरिया है और इसे मानवता के खिलाफ अपराध माना जाता है। दरअसल हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सऊदी अरब में एक फिलिस्तीनी राज्य बना सकते हैं, उनके पास वहां बहुत सारी जमीन है। ऐसे में सऊदी अरब अमेरिका और इजरायल दोनों पर ही भड़क गया है। अमेरिका ने हमास को सभी इजरायली बंधकों की रिहाई की चेतावनी दी है। इजरायली पीएम से मुलाकात के बाद ट्रंप इस मसले पर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाया और अब हमास पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। गजा पर ट्रंप के इस रुख को लेकर ईरान की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने कहा कि अमेरिका बैठकर कागज पर दुनिया का नक्शा बना रहा है, लेकिन ये सिर्फ कागज पर है और इसका हकीकत से कोई संबंध नहीं है। ईरान ने ट्रंप के गजा प्लान को तो खारिज किया ही, साथ ही अमेरिकी धमकियों का भी विरोध किया। खामेनेई ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान को लेकर अपनी धमकियों को अमल में लाता है तो ईरान भी उन्हें जवाब देगा। अगर अमेरिका हमारे देश की सुरक्षा में बाधा डालता है तो हम उनकी सुरक्षा में भी बाधा डालेंगे। खामेनेई ने ट्रंप के बातचीत के प्रस्ताव पर कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत करना ना तो समझदारी है, ना बुद्धिमानी और ना ही सम्मानजनक। आपको बता दें कि ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो ईरान के साथ प्रमाणित परमाणु शांति समझौते पर काम करना चाहते हैं और ईरान पर अपने अधिकतम दबाव अभियान को दोबारा बहाल करना चाहते हैं। लेकिन ईरान हो या सऊदी अरब या गजा, ट्रंप के फैसलों के आगे सब ने झुकने से इनकार कर दिया है। इस बीच ट्रंप ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो जो बाइडेन की सुरक्षा मंजूरी और दैनिक खुफिया ब्रीफिंग तक पहुंच को रद्द कर रहे हैं, क्योंकि 4 साल पहले उनके पूर्ववर्ती ने भी उनके साथ ऐसा ही किया था। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा कि जो बाइडेन को क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन तक पहुंच जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो यू आर फायर्ड। ट्रंप ने बाइडेन की कमजोर याददाश्त का हवाला देते हुए कहा कि बाइडेन पर संवेदनशील जानकारी को लेकर भरोसा नहीं किया जा सकता और इसीलिए उन्हें मिली शक्तियों पर रोक लगाई जा रही है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि एक फेडरल जज ने एलन मस्क के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को ट्रेजरी विभाग के रिकॉर्ड में मौजूद लाखों अमेरिकियों के पर्सनल फाइनेंस डेटा तक पहुंचने से रोक दिया है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने एलन मस्क के नेतृत्व में चलाए जा रहे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को ट्रेजरी विभाग से जुड़े रिकॉर्ड तक पहुंचने की इजाजत दे दी थी, जिस पर 19 स्टेट अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसके बाद जज की तरफ से यह आदेश दिया गया। जज का कहना है कि मस्क एक विशेष सरकारी कर्मचारी और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी एक आधिकारिक सरकारी विभाग नहीं है। ऐसे में ट्रेजरी विभाग तक उनकी पहुंच संघीय कानून का उल्लंघन है। यानी डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से एक और झटका लग गया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान में पीटीआई की रैली की। तो पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई लगातार शहबाज सरकार की मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही है। पाकिस्तान में चुनाव में कथित धांधली के विरोध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई पूरे पाकिस्तान में काला दिवस मना रही है।
जिसके चलते कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। संघीय सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीटीआई के नेताओं ने शहबाज सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने धांधली से चुनाव जीता था। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता मलिक अहमद खान भाचर ने कहा कि चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए गए और पीटीआई विरोधी जो हार रहे थे उन्हें भी विजयी घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आम चुनाव के नतीजों ने संविधान का अपमान किया है। आपको बता दें कि पिछले साल भी आम चुनावों में कथित तौर पर हुई धांधली के खिलाफ 8 फरवरी को पाकिस्तान में काला दिवस मनाया गया था और अब एक बार फिर ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। इस बार पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी स्वाबी में प्रमुख रैली निकाली। इस प्रांत में पीटीआई सत्ता में है। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने के लिए कहा था। इमरान खान के समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता लाहौर के ऐतिहासिक मीनार पाकिस्तान में रैली करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अधिकारियों ने उन्हें इसकी इजाजत ही नहीं दी। मरियम नवाज के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने 8 फरवरी को पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी, जिसके चलते सभी राजनीतिक सभाओं, धरने, रैलियों, प्रदर्शनों और ऐसी अन्य गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। पीटीआई कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। ऐसे में इस रैली को स्थगित कर दिया गया और योजना में बदलाव किया गया। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई जारी रही। पुलिस ने अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्तान में गिरफ्तार किए गए दर्जनों पार्टी कार्यकर्ताओं में पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो कुरैशी भी शामिल थी, जबकि पुल चट्टा पर धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किए गए नेताओं में जाहिंद बहार हाशमी और दलील मेहर शामिल हैं। पीटीआई के इस प्रदर्शन ने शहबाज सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में अपदस्थ पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। कथित छात्र नेताओं ने अवामी लीग के नेताओं के खिलाफ बुलडोजर अभियान शुरू किया, जिसके चलते पार्टी नेताओं के घर तोड़े जा रहे हैं। यहाँ तक कि बोंगो बंधु शेख मुजीबुर रहमान का ऐतिहासिक घर भी ध्वस्त कर दिया गया, जिस पर काफी विवाद देखा जा रहा है। देश विदेश में यूनुस सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। हिंदुस्तान ने भी चिंता जाहिर की है। यहाँ तक कि यूनुस की सहयोगी मानी जाने वाली पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने भी इसकी कड़ी निंदा की और अब शेख हसीना समर्थकों ने भी विरोध शुरू कर दिया है, जिससे कई जगहों पर संघर्ष की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में अब यूनुस सरकार भी दबाव में दिखाई दे रही है और उन्होंने बांग्लादेश में ऑपरेशन डेविल हंट अभियान शुरू किया है। हालांकि इसका मकसद शांति कायम करना बताया जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि ये अभियान शेख हसीना के समर्थकों पर कहर बरसाने के लिए शुरू किया गया है। बताया जा रहा है कि जब हमलावर छात्र पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेता मुजम्मिल हक के घर की तरफ बढ़े, तो उन्हें पहली बार स्थानीय लोगों और समर्थकों का विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने माइक से अनाउंसमेंट शुरू कर दिया कि लुटेरे आ गए हैं, जिसके बाद झड़प शुरू हो गई। हमले में शामिल छात्रों को जमकर पीटा गया। छात्रों पर हमला करने वालों का पता लगाने के लिए एक छात्र समूह ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने ऑपरेशन डेविल हंट का आदेश दिया, जिसमें सेना की टुकड़ियों को बुलाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन गाजीपुर में शुरू हुआ और इसका पूरे देश में विस्तार होगा। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि यूनुस सरकार ने देश में भड़की हिंसा पर कार्रवाई करने के लिए नहीं, बल्कि छात्रों के अल्टीमेटम के डर से इस अभियान की शुरुआत की है। आपको बता दें कि छात्रों के आंदोलन के ही कारण शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया। ऐसे में जानकारों का कहना है कि मोहम्मद यूनुस को डर है कि अगर छात्रों ने उनकी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो एक और बार तख्तापलट होने में देर नहीं लगेगी और इसीलिए वो ऑपरेशन डेविल हंट को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। और अब चलते चलते में बात करेंगे दुनिया की सबसे खतरनाक नदियों की। तो दुनिया में वैसे तो कई नदियां हैं, लेकिन कुछ नदियां अपनी खासियत के लिए अलग ही पहचान रखती हैं। कई नदियां ऐसी हैं जिन्हें देखते ही डर लगता है, तो कई नदियों को देखते रहने का मन करता है। लेकिन आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे खतरनाक नदियों की। इसमें सबसे पहला नाम कोंगो नदी का है। कोंगो नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसे दुनिया की सबसे गहरी नदी भी माना जाता है, जो घने वर्षा वनों और दूर दराज के क्षेत्रों से होकर बहती है। इसकी धाराएं तेज और अप्रत्याशित हो सकती हैं और बरसात के मौसम में नदी में बाढ़ आने का खतरा रहता है। इस लिस्ट में दूसरा नाम शनई टिम्पशिका का है, जो पेरू के इलाके में मौजूद अमेजन रेन फॉरेस्ट में है। इस नदी का पानी गर्म है। गर्म ही नहीं, इस नदी का पानी उबल रहा होता है। इसे उबलती नदी भी कहा जाता है।
इस नदी का पानी इतना गर्म होता है कि इसमें गिरने वाला कोई भी जीव जंतु तुरंत उबल जाता है। लिस्ट में अगला नाम मिसिसिपी नदी का है। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है जो कई राज्यों से होकर गुजरती है। इस नदी में शक्तिशाली धाराएं और खतरनाक जीव पाए जाते हैं। इस नदी के कुछ सबसे खतरनाक जानवर बुल शार्क और पाइक फिश हैं जो काफी खतरनाक है। इसकी वजह से यहाँ तैरने की इजाजत नहीं दी जाती। कहा जाता है कि नदी में करंट भी आता है जिस वजह से व्यक्ति डूब भी सकता है। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे लंबी नदी की, जो कि नील नदी है। तो नील के आसपास बड़ी संख्या में शिकारी पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ घातक बीमारी फैलाने वाले मच्छर भी हैं। नील नदी 11 देशों से होकर बहती है और भूमध्य सागर से निकलती है। नदी अपने तेज रफ्तार वाले मगरमच्छों के लिए भी जानी जाती है, जिसकी वजह से हर साल लगभग 200 लोगों की जान जाती है। इस लिस्ट में आखिरी नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी हिंदुस्तान, चीन और बांग्लादेश से होकर बहती है। इस नदी में शक्तिशाली धाराएं और खतरनाक जीव पाए जाते हैं। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।